17 मार्च 2025 नागपुर के लिए एक काला दिन था, लेकिन कहानी फिर से वही पुरानी थी। पत्थरों के साथ साथ में फिर लोग ना गाड़ियों को खींचकर जो फोड़ना चालू कर दिए हैं। छावा फिल्म में औरंगजेब के किरदार के बाद कुछ हिंदू संगठन औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर आंदोलन करते हैं, लेकिन आंदोलन के बाद कुछ ऐसी अफवाहें फैलती है जिससे ये साधारण सी कहानी दंगे की कहानी में बदल जाती है। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। इस वीडियो में हम सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे कि कैसे दंगा भड़का, फिर आगे क्या हुआ। कुछ ऐसी इंसाइट्स आपको इस वीडियो में मिलेगी जो देश में सुरक्षा के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या नागपुर दंगा पहले से प्लान किया हुआ था? सुनेंगे कुछ लोगों की बातें जिन्होंने अपनी आंखों से इस मंजर को देखा। कैसे सोशल मीडिया की मजहब को लेकर एक अफवाह भीड़ को इतना अंधा बना देती है कि फिर उसके बाद भीड़ कुछ भी नहीं देखती। वीडियो में बने रहिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। में तलवारें भी थी सर, ये देखिए तलवार से तोड़ा है, ये पूरा तलवार से तोड़ा है। वो 1 घंटे के दरमियान यहाँ पर चुन चुनकर खास लोगों के घरों को नुकसान पहुंचाया गया, उनको गाड़ियां जलाया गया और बहुत ही गंदी गंदी बातें बोली गई। घटना की शुरुआत होती है 17 मार्च को। शुरुआत एक फिल्म को बताया जा रहा है। हाल ही में विकी कौशल की फिल्म छावा देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जिसमें औरंगजेब के किरदार को काफी क्रूर बताया गया। इस तथ्य को आड़े हाथों लेकर नागपुर में हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें उनकी मांग थी कि महाराष्ट्र में जो औरंगजेब की कब्र है उसको महाराष्ट्र से हटाया जाए। हटाने के पीछे उनका तर्क ये था कि औरंगजेब क्रूर था, उसने कई मंदिर तोड़े हैं, हिंदुओं पर अत्याचार किया और यही सब कुछ। आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता गया, जिसमें कई भाषणबाजी भी हुई, जैसे कि अगर कब्र नहीं हटाई गई तो इसका हाल भी बाबरी मस्जिद जैसा होगा। लेकिन दंगे की जो सबसे बड़ी वजह बनी वो कब्र का एक काल्पनिक प्रतीक था, एक मॉडल जिसको हरे रंग की चादर से ढका गया और उसमें आग लगा दी। इस हरे रंग की चादर के ऊपर औरंगजेब की तस्वीर थी। ये घटना सुबह की थी, लेकिन दोपहर तक मुस्लिम समुदाय के लोगों में एक अफवाह फैल गई और अफवाह ये कि प्रदर्शनकारियों ने जिस चादर को जलाया उसमें कुछ मजहबी चीजें लिखी थी। अफवाहों के बाद दोपहर में करीब 200 से 300 लोगों की भीड़ महल क्षेत्र से मोमिनपुरा तक इकट्ठी हुई, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल थे, जिनकी मांग थी कि प्रदर्शन में जो मौजूद लोग थे जिन्होंने उस प्रतीक को जलाया उन लोगों पर कार्रवाई की जाए। भीड़ नारेबाजी कर रही थी। पुलिस ने भीड़ को समझाया, लेकिन भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही थी। चूंकि औरंगजेब को लेकर हो रहे प्रदर्शन के बाद पुलिस डिप्लॉयमेंट कर दिया गया था, लेकिन पुलिस की और कई टुकड़ियों को यहाँ बुलाया। शाम के बाद यहाँ का पूरा मंजर बदल गया। अफवाह सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए तेजी से फैलती गई। मस्जिद से निकली भीड़ सीधे प्रदर्शन कर रहे लोगों से भिड़ गई। भीड़ इकट्ठी हो रही थी, वो भी एक नहीं कई जगह पर। लोगों के फोन में अलग अलग तरह की अफवाहें फैल रही थी। अफवाह कौन फैला रहा था उसकी जांच अभी पुलिस कर रही है। पुलिस भीड़ पर लाठीचार्ज करके उनको खदेड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भीड़ बेकाबू हो रही थी। दोपहर में जो भीड़ इकट्ठी हुई थी वो प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन मस्जिद से निकली भीड़ को देखकर लग रहा था जैसे इन्हें किसी ने भड़का कर युद्ध के मैदान में भेज दिया हो। भीड़ में अधिकतर 18 से 20 साल के लड़के थे, जिनमें कई लोगों ने अपने साथ पत्थर लेकर आए थे। साथ ही कुछ ने मेट्रो का जहां काम चल रहा था वहां से पत्थर उठाए थे। हाथों में लाठी डंडे और कुछ लोग तलवार लेकर आए थे।
न सिर्फ तलवार बल्कि कुल्हाड़ी जैसे हथियार तक हाथ में थे जिससे हमला किया गया था। शाम के करीब 5 बजे के बाद मोमिनपुरा, हंसापुरी, इतवारी और चिटनीस पार्क के इलाके में भीड़ उग्र हो चुकी थी। कई लोग अपने घरों के भीतर चले गए थे और अब तक करीब 500 से 600 लोग अचानक ही न जाने कहां से आ गए थे। मोमिनपुरा, हंसापुरी इलाके में भीड़ ने हिंदू दुकानों को चुनकर नुकसान पहुंचाया। साथ में जिन गाड़ियों पर हिंदू धर्म से संबंधित चिप बने थे उन गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। हंसापुरी इलाके में हिंदू और मुस्लिम आमने सामने हो गए। हिंदू मुस्लिमों की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे थे और मुस्लिम हिंदुओं की। हंसापुरी में ही एक क्लिनिक को भी निशाना बनाया गया। एक मेडिकल जो दवाखाना है यहाँ पर हमला हुआ, ये दरवाजे को पूरा दरवाजा तोड़ा गया इस मेडिकल स्टोर का। यहाँ पर छोटा सा मंदिर बनाया गया है, उसे नुकसान पहुंचाया गया है और इस दुकान के अंदर क्लिनिक है, यहाँ पर मरीजों का इलाज होता है। और इस तरह से चीजें फैली हुई हैं कि मानो ये यहाँ पर बाढ़ आया था या फिर यहाँ कौन सी आपदा आई थी। यहाँ से करीब 40,000 रुपए की चोरी की भी खबर मिली। इतवारी बाजार में दोनों समुदाय को बीच सीधा टकराव हुआ। दंगाइयों ने दुकानों को लूटा और कई वाहनों को क्षतिग्रस्त किया। चिटनीस पार्क में हिंसा सबसे ज्यादा थी। यहाँ लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। यहाँ दंगाइयों के पास पेट्रोल की बोतलें थी जो कि जेबों में रखी थी। यहाँ भी दंगाई अपने साथ धारदार हथियार और पत्थर लेकर आए थे। चिटनीस पार्क में ही डीसीपी निकेतन कदम पर शाम 6:30 बजे के आसपास हमला हुआ और हमला भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि कुल्हाड़ी से। क्राउड बहुत बड़े पैमाने पे जमा हुआ था। उसके बाद पत्थरबाजी हुई, बहुत सारी गाड़ियों की भी तोड़फोड़ उसमें दिखाई दे रही है। बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास अवेलेबल है जिसमें कुछ असामाजिक तत्व हाथ में शस्त्र वगैरह लेके भी घूमते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से पत्थरबाजी हर दिशा से हो रही थी उसमें अपने कुछ अधिकारी, कुछ अमलदार इंजर्ड भी हुए हैं। हम वहाँ पे बहुत नैरो लेन्स है, लेन्स के अंदर जब जा रहे थे तो वो हमारी एक टीम एक घर में कुछ सस्पेक्टेड लोग थे कि जो स्टोन पेल्टिंग करके छुपे हुए थे, वहां पे जाके चेक कर रही थी और उतने में एक 100 लोगों का क्राउड एक दूसरी गली से अचानक वहां पे आया। उनके पास शस्त्र थे, उनके पास पेट्रोल था, उनके पास आग लगाने के लिए भी चीजें अवेलेबल थी, लाठियां थी। तो मेरी टीम अंदर थी तो मेरा पहले नेचुरल रिस्पांस यही था कि इनको यहीं पे रोका जाए या फिर पीछे ढकेला जाए, नहीं तो फिर आगे कुछ भी हो सकता था। तो मैंने उसी प्रकार से आगे जाके इनको जोर जोर से चिल्ला के रोकने का प्रयास भी किया। उनमें से कुछ लोग पीछे भी हट गए, लेकिन एक के पास वो कुल्हाड़ी थी, वो उसने आगे आके वार किया और मैंने हाथ आगे करने की वजह से यहाँ पे फिर एक डीप इंजरी भी हुई। जब हम वहाँ पे गलियों में अंदर जा रहे थे तो हर गली में बड़े पैमाने पे मॉब दिख रहा था और कुछ पैमाने पे ऊपर से, बिल्डिंग के ऊपर से भी पत्थरबाजी होते हुए दिख रही है। और बिल्डिंग के ऊपर पत्थर कैसे गए, ये तो पहला सवाल उसमें आता है। तो कुछ लग तो रहा है इसमें प्राथमिक दृष्टि की कुछ ना कुछ इसमें नियोजन हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो, उसमें सारी चीजें क्लियर होगी। सोशल मीडिया भी चेक किया जाएगा। एक के साथ ही कई पुलिसकर्मी वहां पर घायल हुए, उन पर जानलेवा हमला किया गया, लेकिन शुक्र है कि कोई भी जनहानि नहीं हुई। यह दंगा नागपुर में पिछले कुछ सालों में हुआ पहला दंगा है जो कई सवाल खड़े करता है। पहला सवाल अबू आजमी से, जिन्होंने छावा फिल्म के बाद औरंगजेब को हीरो बताने वाला बयान दिया था। मेरे हिसाब से अबू आजमी को पढ़ने की जरूरत है, अपने तथ्य ठीक करने की जरूरत है। एक क्रूर शासक को आप हीरो कैसे बता सकते हो, ये जानते हुए कि ऐसी बयानबाजी सांप्रदायिकता कहलाती है। लोग छावा फिल्म को दोष दे रहे हैं, वो लोग जो लोकतंत्र की हिमाकत करते हैं, वो भी लोग जो आजादी की बात करते हैं। भाई साहब, फिल्म भी फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक माध्यम है। दूसरी तरफ कुछ हिंदू संगठन के लोग 400 साल पहले पैदा हुआ आदमी 300 साल पहले मर गया, उसकी कब्र हटाने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। खुली धमकी दे रहे हैं कि कब्र नहीं हटाई तो बाबी जैसा कान करेंगे, और सरकार आंख बंद करके बैठी है कि कुछ बड़ा होगा तब जागेंगे। आखिर ऐसे आंदोलन की जरूरत क्या थी, वो भी इस वक्त। सरकार तुम लोगों की है,
एक ज्ञापन के बाद दूसरा ज्ञापन देते, सदन में मुद्दा उठाते, कानूनी तरीके से कब्र हटाने की बात कर दे, न कि भड़काऊ बयानबाजी करते। उसके बाद सोशल मीडिया की अफवाह ने आग में घी डालने का काम किया। विशेष समुदाय के लोगों ने अपने सैकड़ों बच्चों को सड़कों पर रात 11 बजे तक ऐसे छोड़ दिया जैसे उनकी कोई फिक्र ही न हो। परीक्षाओं के जिन दिनों में बाकी बच्चे पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं और ये लोग गजवाए हिंद करने चले थे, माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, देश को जला रहे हैं, पुलिस वालों की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मंदिरों को तोड़ रहे हैं, सड़कों पर कुल्हाड़ी और तलवार लहरा रहे हैं। खैर, पुलिस की जांच में सब सामने आएगा कि आखिर इतनी बड़ी अफवाह किसने उड़ाई थी। क्या सच में ये नागपुर के ही लोग थे या कहीं और के? शुरुआत में जिस इंसाइट की मैं बात कर रहा था वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो ये कि पाकिस्तान से जुड़े कुछ तत्व, खासकर हाफिज सईद जैसे आतंकी नेता और उनके संगठन लश्कर-ए-तैयबा, भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार छोटी घटनाओं को सांप्रदायिक रंग देकर दंगे भड़काने की कोशिश की जाती है। उदाहरण के तौर पर 2020 के बेंगलुरु दंगों में पाकिस्तान के सोशल मीडिया हैंडल से भड़काऊ कंटेंट फैलाने के सबूत मिले। हालांकि हर मामले में उनकी सीधी संलिप्तता जो है वो साबित नहीं होती, लेकिन यह रणनीति भारत में तनाव बढ़ाने के लिए जानी जाती है और पाकिस्तान जिस तरह का देश है, हम उससे इस तरह की जो हरकत है उसकी उम्मीद कर सकते हैं। मैं कुछ लोगों की सोशल मीडिया पोस्ट देखता हूँ तो हंसी आती है। उन्हें कैसे भी करके अपने तथ्यों को सही साबित करना है। सच्चाई को ढकने के लिए उनके पास एक ही जवाब है, वो ये कि ये दंगे बीजेपी ने करा है। अरे भाई, बीजेपी अपने ही राज्य में दंगे कराकर हिंदुओं का नुकसान कराकर क्या करेगी? आज उन्हीं की बदनामी हो रही है। ऐसी बातें करके आप सच्चाई को ढक नहीं सकते। दूसरी तरफ दूसरे लोग ये जो नफरत फैलाने के लिए एक कंपटीशन में लगे हैं। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। न्यूटन के नियम के हिसाब से हर एक्शन जो होता है उसका एक रिएक्शन होता है। ये जरूरी नहीं कि रिएक्शन एक्शन से बड़ा हो या छोटा, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। जैसे 50 लोगों के आंदोलन करने और कब्र हटाने की मांग वाला एक्शन सैकड़ों घरों पर हमले के रिएक्शन में बदल गया। हो सकता है कि आप किसी को चाटा मारो, गाली दो और वो आपको रिएक्शन के तौर पर गोली मार दे। खैर, होने को कुछ भी हो सकता है, जो नहीं होना चाहिए। ये देश का दुर्भाग्य है। हम आशा करते हैं कि इस तरह की जो घटना है, इस तरह की जो अफवाहें हैं, वो समाज में फैलने से पहले लोग एक बात कम से कम उसे वेरीफाई कर ले कि ये सही है या गलत। लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में लोगों से इस तरह की उम्मीदें करना अभी शायद बेवकूफ़ी है, क्योंकि एक छोटी सी अफवाह और एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की गलती है। लेकिन उसके बाद भी इस तरह की अफवाह के बाद पूरे शहर में अशांति फैलाना और ये सारी तमाम जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है सभी लोगों पर केस चलना चाहिए और फिलहाल में चल भी रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि न सिर्फ नागपुर में बल्कि देश में भी शांति बनी रहे। देश में अशांति फैलाने वालों को कुछ ऐसी सज़ा मिले जो एक एग्जाम्पल सेट करे कि कोई इस तरह की घटना करने से पहले 10 बार सोचे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी अपना ध्यान रखिए और साथ में वीडियो को बंद करने से पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ में अपना प्रेम बनाए रखें। आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा शुक्रिया।